हेलो एवरीवन, केडी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो अब हम क्लास 12 के एक चैप्टर थे जिसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमने मानव भूगोल के बुक के काफी सारे चैप्टर अपने अभी तक कर लिए हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है वो देखते हैं एक बार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ चंद लाइनें। चल पड़े हैं तो अब रुकेंगे नहीं, चल पड़े हैं तो अब रुकेंगे नहीं, हार के डर से झुकेंगे नहीं, मंजिल चाहे जितनी भी दूर हो, मंजिल चाहे जितनी भी दूर हो, हौसले हमारे कभी झुकेंगे नहीं। तो हमारे हौसले भी कभी झुकेंगे नहीं। तो उसी कड़ी में अपने आगे प्रश्न करते हैं। भूगोल का देखो चैप्टर नंबर 8 है आपका। अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब क्या है उसके बारे में देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब है दो देशों के बीच में, अंतरराष्ट्रीय यानी अदर राष्ट्र के बारे में। तो दो देशों के बीच में होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपका सबसे पहला दे रखा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का इतिहास क्या था, इतिहास के बारे में देखते हैं। तो प्राचीन समय में क्या होता था कि जो स्थानीय बाजार का मतलब है जो लोकल जगह है, ठीक है ना, उसकी जगह पर व्यापार क्या था? प्रतिबंधित था, यानी व्यापार नहीं होता था। तो वो फिर क्या करते थे कि दूर दराज क्षेत्रों में जाके वहां अपना व्यापार करते थे। उसी के बारे में दे रखा है कि धीरे धीरे लंबी दूरी का व्यापार विकसित हुआ, जिसमें से सिल्क रूट एक उदाहरण है। यह मार्ग 6000 किलोमीटर लंबा था, जो रोम को किससे जोड़ता था? चीन से। रोम को किससे जोड़ता था? चीन से। और व्यापारियों ने इस मार्ग से क्या क्या किया? चीनी रेशम, रोमन ऊन, धातुओं आदि का परिवहन किया। बाद में समुद्री और महासागरीय मार्गों की खोज हुई और व्यापार में वृद्धि हुई। पहले क्या स्थल के जरिए व्यापार होता था, तो उसमें क्या टाइम कम ज्यादा लगता था, क्योंकि संसाधनों की कमी थी, टाइम भी ज्यादा लगता था, दूरी ज्यादा होती थी। उसके बाद में क्या हुआ कि जो भी व्यापार है अपना, वो समुद्र और महासागर के थ्रू होने लगा, यानी जल के थ्रू। ठीक है, तो वहां पर क्या टाइम कम लगता था। ठीक है, तो टाइम कम लगेगा तो व्यापार में भी क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। ये चीज दे रखी है। 15वीं शताब्दी में दास व्यापार का उदय हुआ, जिसमें पुर्तगाली, डच, स्पेन और ब्रिटिश ने अफ्रीकी मूल निवासियों को पकड़ लिया और अमेरिका में बागान मालिकों को बेच दिया। औद्योगिक क्रांति के बाद औद्योगिक देशों ने कच्चे माल का आयात किया और गैर औद्योगिक देशों को तैयार उत्पाद का निर्यात किया। ठीक है ना, खरीदा बेचा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार उत्पादन और श्रम विभाजन में विशेषता का परिणाम है। यह तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर आधारित है, जो व्यापारिक भागीदारों के लिए पारस्परिक रूप से फायदेमंद है। आगे आता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। तो सबसे पहले ये करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार है वो निर्भर किस पर करता है, किस किस कारण होता है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार जिन कारकों पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार निर्भर करता है वो कौन कौन से है उसके बारे में आपको दे रखा है। तो आओ चर्चा करते हैं कौन कौन सा है। पहला देखो, राष्ट्रीय संसाधनों में अंतर। संसाधन दुनिया में असमान रूप से वितरित किए जाते हैं। ये अंतर मुख्य रूप से भूविज्ञान, खनिज संसाधनों और जलवायु को संदर्भित करते हैं। ठीक है ना, यानी इन कारकों पर क्या है? मुख्य रूप से
अलग टाइप से अंतर हो सकते हैं, और वो अंतर किस किस पर बनेंगे? भूविज्ञान पर, खनिज संसाधनों पर और जलवायु पर। भूवैज्ञानिक संरचना, इसका अर्थ क्या है वो बताया गया है। इसका अर्थ है राहत सुविधाएं, भूमि का प्रकार, जैसे उपजाऊ भूमि है, पहाड़ी है, तराई है, जो कृषि, पर्यटन और अन्य गतिविधियों का समर्थन करती है। आगे दे रखा आपको कि खनिज संसाधन, खनिज से समृद्ध क्षेत्र व्यापार को आगे बढ़ाने वाले औद्योगिक विकास का समर्थन करेंगे। जलवायु, तो जलवायु से कैसे प्रभावित होता है वो देखो। यह एक क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पतियों और जीवन के प्रकार को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। जैसे कि ठंडे क्षेत्रों में ऊन का उत्पादन, जहां ठंडा क्षेत्र है वहां किसका उत्पादन होगा? ऊन का होगा। कोको, रबर, केले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये तीन नाम आप याद रखोगे कौन कौन से है? कोको है, रबड़ है या केले है। तो ठंडे इलाकों में जो ज्यादा होते हैं वो ठंडे इलाकों के तौर पर दिए गए हैं। जनसंख्या कारक, जलवायु के बाद में कौन सा कारक आता है? जनसंख्या कारक है। तो क्या जनसंख्या कारक का भी प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी वहां क्या है? जरूरतें भी ज्यादा होगी। तो जरूरतें ज्यादा होगी तो वहां पर व्यापार के लिए संसाधनों की आवश्यकता भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो जनसंख्या कारक देशों के बीच जनसंख्या का आकार, वितरण और विविधता, माल के प्रकार और मात्रा के संबंध में व्यापार को प्रभावित करते हैं। बाहरी व्यापार की तुलना में आंतरिक व्यापार की बड़ी मात्रा स्थानीय बाजारों में खपत के कारण घनी आबादी वाले क्षेत्रों में होती है। ठीक है, आगे देखो सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक का मतलब है कला हो गई, ठीक है ना, कला और शिल्प यानी हाथों से बनाए गए सामान और अन्य कारीगरी, चाहे वो कपड़े पर हो चाहे दीवारों पर हो, पेंटिंग हो, कुछ भी हो, उसके बारे में बताया गया है। कला और शिल्प के विशिष्ट रूप कुछ संस्कृतियों में विकसित होते हैं और यह व्यापार को जन्म देते हैं। जैसे चीन के चीनी मिट्टी के बर्तन, चीन में क्या चीनी मिट्टी के बर्तन है जो अपने क्या है काफी प्रचलित है ना, काफी फेमस है, तो उसके बारे में बताया गया है। और व्यापार को, ठीक है, बर्तन और ब्रोकर्स, ईरान के कालीन, इंडोनेशिया के बाटिक कपड़े आदि, यानी अलग अलग देशों के अलग अलग शिल्प या क्या बोल सकते हैं कलाई फेमस है। चीन में चीनी बर्तन होते हैं, ठीक है, ईरान के कालीन, कालीन यानी जो बिछाने वाले होते हैं उसको बोलते हैं ना, कालीन होते हैं, इंडोनेशिया के बाटिक कपड़े होते हैं आदि। आगे आता है आर्थिक विकास के चरण, औद्योगिकृत राष्ट्रीय निर्यात मशीनरी, ठीक है, तैयार उत्पाद और खाद्यान्न और कच्चे माल का आयात करते हैं। किन किन का करते हैं? इन सब चीजों का, कच्चे माल हो गए और हो गए, ठीक है। सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण देशों में स्थिति विपरीत है। कैसी कैसी स्थिति है उसके बारे में दर्शाया गया है। आगे देखो, अगला कारक आपका विदेशी निवेश की अधिकता, यानी विदेशों में क्या है? निवेश ज्यादा किया जाता है, विदेशी निवेश की अधिकता। तो विकासशील देशों में पूंजी की क्या होती है? कमी होती है। जहां विकसित देश है वहां तो पूंजी यानी पैसे भरपूर मात्रा में होंगे, और जहां पैसे ज्यादा होंगे वहां व्यापार ज्यादा होगा। लेकिन जो विकासशील है उन देशों में क्या होते हैं? पैसों की कमी होती है, यानी पूंजी की कमी होती है। तो उन देशों में व्यापार क्या थोड़ा कम होता है। तो ये दे रखा है पूंजी की कमी होती है, इसलिए विदेशी निवेश वृक्षारोपण कृषि को विकसित करके विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा दे सकता है। पुराने समय में परिवहन का अभाव केवल स्थानीय क्षेत्रों तक ही सीमित था। रेल, महासागर और हवाई परिवहन का विस्तार, प्रशीतन और संरक्षण के बेहतर साधन, व्यापार ने स्थानिक विस्तार का अनुभव किया। यानी पहले संसाधन क्या थे? कम थे, इसलिए व्यापार भी क्या होता था? कम। उसके बाद क्या आ गई? रेल यात्रा आ गई, ठीक है, समुद्र की यात्रा आ गई,
हवाई यात्रा आ गई, महासागर, इनके जरिए क्या व्यापार में बढ़ोतरी होगी। अब आपको अगला हेडिंग है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के 3 बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, यानी 3 चीजें हैं जिनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। कौन कौन सा? पहला तो है व्यापार का परिमाण, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? परिमाण का क्या मतलब होता है? परिमाण है यानी कोई भी चीज का वास्तविक मोल, वास्तविक तोल, इसको क्या बोलते हैं? परिमाण बोलते हैं। व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तोल परिणाम कहलाता है। सभी प्रकार की व्यापारिक सेवा को तोला नहीं जा सकता, इसलिए व्यापार की गई वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का परिमाण के रूप में जाना जाता है। व्यापार। दूसरा आता है व्यापार संयोजन। तो संयोजन का मतलब क्या होता है कि अलग अलग देशों में हम क्या करते हैं? माल का आयात व निर्यात करते हैं, तो उन आयात व निर्यात का एक संयोजन होना जरूरी है, ठीक है। यानी उनमें क्या परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में पता होना जरूरी है, उसी को बोलते हैं व्यापार संयोजन। व्यापार संयोजन से अभिप्राय देशों द्वारा आयातित व निर्यातित वस्तुओं व सेवाओं के प्रकार में हुए परिवर्तन से है। जैसे पिछली शताब्दी के शुरू में प्राथमिक उत्पादों का व्यापार प्रधान था। प्राथमिक उत्पाद कौन कौन से है? द्वितीय कौन से है? तृतीय कौन से है? चतुर्थ कौन से है? ये हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो प्राथमिक उत्पादों का व्यापार प्रधान था, बाद में निर्माण क्षेत्र की वस्तुओं का आधिपत्य हो गया, अब सेवा क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है। सबसे पहले किसका? प्राथमिक उत्पादों का व्यापार, उसके बाद में निर्माण क्षेत्र की वस्तुओं का आधिपत्य, और अब कौन सी होगी? सेवा क्षेत्र भी हो गए, ठीक है। आगे चले देखते हैं व्यापार की दिशा। तो व्यापार की दिशा कैसी होनी चाहिए? पहले विकासशील देश कीमती वस्तुएं तथा शिल्प कला की वस्तुओं आदि का निर्यात करते थे। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? यूरोपीय देशों ने विनिर्माण वस्तुओं को अपने उपनिवेश में खाद्य पदार्थ व कच्चे माल के बदले निर्यात करना शुरू कर दिया। वर्तमान में भारत ने विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी है। आज चीन तेजी से व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। सबसे अच्छा व्यापार के क्षेत्र में कौन सा देश आज के टाइम में? चीन है, जो तेजी से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो ये आपका होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? वो देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार ये होता है 2 प्रकार का। पहला द्विपार्श्विक व्यापार, दूसरा है बहुपार्श्विक व्यापार। द्विपार्श्विक का मतलब है 2 देशों के मध्य होने वाला व्यापार, ठीक है। द्वि का मतलब 2, और बहुपार्श्विक व्यापार का मतलब है 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में होने वाला व्यापार। तो 2 देशों द्वारा एक दूसरे के साथ किए जाने वाला व्यापार द्विपार्श्विक व्यापार कहलाता है। बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किए जाने वाला व्यापार बहुपार्श्विक व्यापार कहलाता है। आगे आता है व्यापार संतुलन। तो व्यापार संतुलन का क्या मतलब है कि 2 देशों के मध्य संतुलन बनाए रखना। और ये संतुलन कैसे बनेगा कि हम कुछ देशों में बाहर की तरफ निर्यात करेंगे कुछ साधनों का, कुछ वस्तुएं, तो उस देश से अपने देश के लिए आयात भी उतनी ही मात्रा में करेंगे, यानी दोनों के बीच समायोजन बना रहेगा। जितना हम निर्यात कर रहे हैं दूसरे देशों से उतना ही हम क्या करेंगे? आयात करेंगे। अलग अलग हो सकता है, जैसे हम चीनी बेच रहे हैं वहां से कुछ और मंगा ले, चावल मंगा ले, यहाँ से गेहूं बेच रहे हैं वहां से कुछ कपास मंगा ले, इस प्रकार समायोजन बना रहता है। तो ये दे रखा है एक देश दूसरे देश को कुछ वस्तुएं या सेवाएं बेचता है यानी निर्यात करता है, या कुछ वस्तुओं या सेवा को अपने देश में मंगाता आयात है। इसी आयात और निर्यात के अंतर को क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन कहते हैं। चले आगे। अब बात आती है व्यापार संतुलन कितने प्रकार का होता है?
तो ये दो प्रकार का होता है, एक तो होगा ऋणात्मक और एक होगा धनात्मक। ऋणात्मक और धनात्मक क्या होता है? धनात्मक का मतलब है यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक है। यदि निर्यात, इसका मतलब क्या है? निर्यात का मूल्य, किसका मूल्य है? निर्यात का मूल्य अधिक है, किससे? आयात से। ठीक है, तो वो कैसा कहलाता है? धनात्मक है। और अगर इसका उल्टा है, आयात का मान ज्यादा है, किससे? निर्यात से, तो वो क्या कहलाता है? आपका ऋणात्मक कहलाता है। देश दूसरे देशों से वस्तुओं के खरीदने पर उस मूल्य से अधिक खर्च करता है जितना वह अपनी वस्तुओं को बेचकर मूल्य प्राप्त करता है, अर्थात आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक होता है। धनात्मक में क्या हो जाएगा? यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक हो तो यह धनात्मक व्यापार संतुलन होता है। ठीक है, फिर आता है मुक्त व्यापार। क्या होता है? तो मुक्त व्यापार का मतलब क्या होता है वो देखो। मुक्त व्यापार आपका होता है कि अगर दो देशों के बीच क्या है? व्यापारिक संबंध है दो देशों के बीच, ठीक है, तो उनके बीच में क्या लगता है? एक टैक्स लगता है, कर लगता है। अगर उस टैक्स यानी कर को हटा दिया जाए तो वो व्यापार कौन सा होता है? मुक्त व्यापार होता है। ठीक है ना? कौन सा व्यापार होता है? मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार किसको बोलते हैं? जब दो देशों के मध्य व्यापारिक बाधाएं हटा दी जाती है, जैसे सीमा शुल्क खत्म करना, तो इसे मुक्त व्यापार कहा जाता है। मुक्त व्यापार के गुण कौन कौन से होंगे? घरेलू उत्पादों एवं सेवाओं को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा मिलती है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, व्यापार में भी वृद्धि होती है। भाई सेवा करने ही लगेंगे तो कम खर्च में हम ज्यादा चीजें मंगवा सकते हैं, तो इससे क्या होगा? अपने देश का व्यापार बढ़ेगा, अपने देश की जरूरतें पूरे होगी। लेकिन इनके कुछ दुष्प्रभाव भी है। जहां चीजें अच्छी होती है वहां बुरे भी होते हैं। तो दुष्प्रभाव क्या है? विकासशील देशों में समुचित विकास न होने के कारण विकसित देश अपने उत्पादों को उनके बाजारों से अधिक मात्रा में भेज देते हैं, जिससे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, उनके उद्योग बंद हो जाते हैं। अब नाम आता है विश्व व्यापार संगठन, WTO। क्या चीज होता है? इसके बारे में अच्छे से देखना। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, ठीक है, इसकी नींव किसने रखी थी? GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। टैरिफ का मतलब क्या होता है? एक शुल्क होता है, एक कर होता है। जैसे अभी भारत और अमेरिका के बीच में क्या है? कुछ विवाद चल रहा है, कुछ खींचातानी चल रही है। वो तनाव किसके कारण है? इसी के कारण है, टैरिफ के कारण। यानी कुछ वस्तुओं पर क्या होता है? टैक्स या कर ज्यादा लगा दिया जाता है। ठीक है, जैसे अमेरिका ने अभी बढ़ा दिया था, तो उसके क्या होता है? अपने देश में चीजें महंगी हो जाएगी, तो वहां से अगर अमेरिका से लेना है तो ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, उसी को बोलते हैं ट्रैफिक। ये कब जरूरत पड़ी थी? 1948 में। 1995 में GATT विश्व व्यापार संगठन के रूप में परिवर्तित हो गया। विश्व व्यापार संगठन एकमात्र ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य विवादों का निपटारा करता है। आपको पूछे कि राष्ट्रों के अंदर दूसरे देशों के मध्य अगर कोई व्यापार संबंधित कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसका